नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है एसएसटी सिविक्स में चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है फेडरलिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग के बारे में। पावर शेयरिंग में हमने बताया था कि पावर को कैसे शेयर किया जाता है, किसी भी कंट्री के अंदर पावर को कैसे शेयर किया जाता है। यहाँ पे शासन प्रणाली यानी रूलिंग सिस्टम समझेंगे हम कि रूल किसी भी कंट्री का जो रूलिंग सिस्टम होता है वो कैसे होता है। हर कंट्री का कुछ अलग अलग सिस्टम होता है और फेडरलिज्म का मतलब है कि शासन को बांट करके करना, मतलब शासन को 2 या 3 भागों में बांट के करना। मेनली 2 या 3 टाइप्स में इसको बांट के करते हैं, उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। और एक जो रूलिंग सिस्टम होता है, एक रूलिंग सिस्टम हमारा होता है यूनिटरी। यूनिटरी सिस्टम में हम क्या करते हैं कि यूनिटरी सिस्टम ये होती है एकल शासन प्रणाली। एकल शासन प्रणाली में जो पावर होती है वो सेंटर के हाथ में होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। वहां पे जो गवर्नमेंट होती है वो एक ही गवर्नमेंट होती है जो पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है और उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। मेनली मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बेल्जियम में जो है वो फेडरल फॉर्म है और श्रीलंका में, यहां पे थोड़ा गलत है, इसको काट देंगे। बेल्जियम जो कंट्री है वहां पे फेडरल फॉर्म है और श्रीलंका में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यानी एक ही गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट जो पूरे, जिसका बोलबाला है पूरे कंट्री के अंदर, जिसकी संख्या ज्यादा है, जो मेजोरिटी में होती है, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाती है, अपने हिसाब से कंट्री को चलाती है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता क्या है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसकी कुछ सब यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, वो अपने ही बेस पे होती हैं, जो उसका ही कहना मानती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही वो चलती है। तो इनको हम सब यूनिट्स बोलते हैं। तो ऐसा श्रीलंका में ऐसा देखा जाता है। अब हम बात करते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म फेडरलिज्म में मेनली 2 और मोर टीयर्स होते हैं। ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। इसका मायने है कि हर खंड होता है, रूलिंग सिस्टम का जो हर भाग होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसका जो अपना जुडिशरी सिस्टम होता है वो अलग डिफरेंट होता है। जैसे कि सेंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट होता है और स्टेट गवर्नमेंट के लिए हाई कोर्ट होता है। तो ऐसे ही हर टीयर का अलग से एक जुडिशरी सिस्टम होता है। तो इसमें मेनली 2 फॉर्म्स होती हैं, 2 टीयर्स होते हैं और कभी कभी किसी कंट्री के अंदर 3 टीयर्स भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं रूट्स ऑफ फेडरेशन की। रूट्स ऑफ फेडरेशन में मेनली 2 टाइप्स होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत जो कंट्री आते हैं वो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। यहां पे जो पावर होती है वो इक्वल पावर होती है। समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ये होता है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन में जो पावर होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की, वो इक्वल पावर होती है दोनों के पास। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये मैं बता दूं, मेनली इंडिया में भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, बेल्जियम में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, स्पेन एक कंट्री है वहां पे भी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की मैं डिटेल में बताऊंगा कि डिफरेंट पावर टू सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। मीनिंग, इसका मायने ये हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर अलग होती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर में स्टेट गवर्नमेंट
कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब हम बात करते हैं, कुछ पावर्स ऐसी होती हैं कि जिसको जो इक्वल होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। इसको डिटेल्स में हम समझने के लिए कल बात करेंगे, मतलब जो नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा पार्ट 2, उसमें हम डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है और कौन कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया एज फेडरेशन कंट्री, इंडिया में जो रूलिंग सिस्टम है, इंडिया में रूलिंग सिस्टम को कैसे डिवाइड किया गया है। इंडिया में मेनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ 1947 1948 में हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला हमें, तो उसमें इंडिया ने मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दो भागों में अपनी पावर को बांटा था। रूलिंग सिस्टम का जो तरीका था, कुछ जो पावर्स होती थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती थी और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास होती थी। लेकिन फिर एक क्या आया, पंचायत राज विभाग आया 1992 में, यानी लोकल गवर्नमेंट बनाई गई। 1992 में लोकल गवर्नमेंट बनाई गई। लोकल गवर्नमेंट कब बनी? 1992 में। लोकल गवर्नमेंट बनने के बाद कुछ जो राइट्स थे, कुछ अधिकार है, वो गांव को दिए गए। जैसे पंचायत में ग्राम प्रधान को बनाया गया, फिर वहां पे एक कुछ गांव के ऊपर एक ब्लॉक समिति बनाई गई जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं या न्याय पंचायत बोलते हैं। उसके बाद जो कुछ अर्बन एरियाज हैं, जो कस्बे हैं, टाउन्स हैं या सिटीज हैं, वहां पे म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई। म्युनिसिपैलिटीज बनाई गई, नगर पालिकाएं बनाई गई, और जो म्युनिसिपैलिटीज का जो हेड होता था, म्युनिसिपैलिटी का जो मुखिया होता था, वो मेयर होता है। तो ये सब चीजें कब से लागू हुई है? 1992। द पॉइंट इज टू बी नोटेड, 1992 से इंडिया में पंचायत राज विभाग एक तीसरा रूलिंग सिस्टम ऐड किया गया, ताकि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, हर व्यक्ति तक सुविधा पहुंच सके, कोई दिक्कत ना आए गवर्नमेंट को चलाने में, लोग एक साथ मिलकर काम करें। तो इस तरह से तीसरी चीज यहाँ पे जोड़ी गई। तो ये था फ्रेंड्स, फेडरलिज्म के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम पार्ट 2 में कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है कि कैसे कैसे रूलिंग सिस्टम में जो ये तीन, सेंट्रल स्टेट लोकल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, वो कौन कौन से काम है जो सेंटर के पास होते हैं, कौन कौन से काम है जो स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, कौन कौन से काम पंचायतों को करने होते हैं, कौन से काम म्यूनिसिपैलिटीज को करने होते हैं, और लैंग्वेज सिस्टम क्या है इंडिया का, और कितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, कौन सी हमारी कितनी हमारी जो एरिया लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस, वो कितनी है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, क्या हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर की हुई है या नहीं की हुई है। तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दैट इन द नेक्स्ट पार्ट। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।